हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप तैयार हो बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे बहुत अच्छी आपकी कवरेज हो जाएगी इस चैप्टर की। यस मैम, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो उसके लिए क्या रिवीजन करके आए हो? रिवीजन तो मैम नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगाएंगे और जनरल एंट्रीज की रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या होती है मैम? सबसे पहली एंट्री होती है मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पैसा मुझे आता है, कंपनी को पहले पैसा आता है, कंपनी उसके बाद डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स अलॉट करने किसको नहीं करने। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगर एक्सेस में पैसा आ गया तो बैंक से उसको कर देंगे रिफंड, और अगर मुझे लगता है कि मुझे पैसा जो आ गया वो मुझे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है तो टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की बारी आई, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर जो शेयर्स मैंने इशू करे वो फेस वैल्यू पे नहीं करे, वो मार्केट वैल्यू पे करे, मतलब प्रीमियम पे अगर मैंने वो इशू करे तो प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ एंट्री होती है भाई आपका बैंक से पैसा जब रिसीव होता है अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। सिक्स एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल का हमें रिसीविंग होगी, पैसा हमें मिलेगा बैंक के थ्रू। अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया तो टू कॉल्स इन एडवांस। क्या मैम सिर्फ यहाँ पे ही आएगा? अरे भाई यहाँ भी आ सकता है। मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया तो टू कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है। बस मैं आपको एंट्री की प्लेसमेंट समझा रही हूँ कि कॉल्स इन अरियर्स कब आएगा? जब पैसा आना चाहिए था जिस टाइम पे, उस समय पे नहीं आया। कॉल्स इन एडवांस कब आएगा? जब अगली वाली कॉल का पैसा उसने आज ही दे दिया मुझे। ठीक है जी। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री, और उसके बाद रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किया? बिकॉज पहले मैंने क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी थी मेरी, अब मैंने एडवांस की मनी को एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब चलो फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं टेकअप कर रही हूँ वो बेटा बेस करता है अंडर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आपको पता ही है कि सब्सक्रिप्शन 3 तरीके से हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और एट पार सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी। धीरे धीरे मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा करो, चेष्टा करो। ए लिमिटेड हैविंग ऑथराइज शेयर कैपिटल, आपको पता ही है ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। उसके अंदर कितने हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, और एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है? ₹10। तो मतलब मैम 20 लाख की कैपिटल हो गई। ठीक है जी। उसके अंदर 50,000 प्रेफरेंस शेयर भी है ऑफ ₹10 ईच, मतलब 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो ये ऑथराइज के अंदर आ गया कि इक्विटी 20 लाख की है, प्रेफरेंस मेरी 5 लाख की है। ठीक है जी। उसने अभी इशू कर रखे 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। ठीक है जी। मतलब मैम अभी जो इशूड कैपिटल है वो कितनी है? 1 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, 10 लाख की कैपिटल उसने अभी इशू कर रखी है। एट पार, फोकस देने वाला वर्ड क्या? एट पार, मतलब कोई भी प्रीमियम नहीं है, पार पे हमने कर रखी है। अच्छा बताना, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? नहीं मैम, प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी। एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। ₹10 का ब्रेकअप बता रहे हैं, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे, ₹2 सेकंड कॉल पे है। ठीक है जी। अब इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊं, बहुत बढ़िया मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, इसको अपने चार्ट को बना लेना। आप कभी भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को बार बार आपको रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ आपको कैसे लिखना है, देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है मैम? मेरी इशूड शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख शेयर्स है। ठीक है जी। ये मेरे जो 1 लाख शेयर्स है ये मैंने इशू कराए और पूरे के पूरे सब्सक्राइब हुए। कितने सब्सक्राइब हुए हैं? सब्सक्राइब जो मेरे हुए हैं वो बेटा यहाँ पे मेंशन होगा भी आगे अंडर सब। हाँ, पब्लिक ने अप्लाई किया है 95,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो ठीक है जी। अब आपको कैसे बनाना है मैम? 95,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, जबकि इशू करवाए गए थे 1 लाख शेयर्स। ठीक है जी। एक शेयर का प्राइस कितना है? ₹10 का शेयर है और एट पार ही इशू हो रहा है। ठीक है जी। उसका पैसा कैसे कैसे आ रहा है मैम? 3+3+2+2 की ब्रेकअप में, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये छोटा सा चार्ट बना के आना हर क्वेश्चन के अंदर, ये मास्टर चार्ट होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाती हूँ, जो बच्चा इसको बना के आता है, मतलब बेसिकली वर्किंग नोट है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है, आपका मेन आंसर का पार्ट नहीं है, पर आपको बार बार क्वेश्चन रेफर ना करना पड़े इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है जी। अगर मैम ये जो है प्रीमियम पे इशू हो रहा था तो मैम 10 का शेयर मान लो ₹20 पे इशू हो रहा है तो 20/10 यहाँ पे मैं दिखती। अगर प्रीमियम जो है मेरा 50 होता तो 50/10 यहाँ पे दिखती। दिस 50 शोज द प्रीमियम अमाउंट की किस अमाउंट पे शेयर जो मेरा इशू हो रहा है। दिस अमाउंट शोज कि शेयर्स कितने सब्सक्राइब हुए। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यहाँ पे 1.5 लाख भी हो सकता था, दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब मैम ये बाइफिकेशन क्यों दिखा रही हूँ? ताकि मुझे पता हो कि कौन से लेवल पे कितने पैसे मुझे मंगवाने हैं। अच्छा मैम अगर ये प्रीमियम का केस होता तो मैं ब्रेकअप दिखाती कि ₹3 ऐसे और ₹2 ऐसे, मतलब जो भी हमारा प्रीमियम का अमाउंट होता वो मैं उसका ब्रेकअप दिखाती। आगे आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये समझो
कि मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करके दिखाना है। मैम 1 लाख शेयर्स मैंने इशू करे, सब्सक्राइब हुए 95, एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ था, एट पार ही मैंने इशू किया। ब्रेकअप क्या है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। डन है जी, बिल्कुल डन है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा जब जब बुलाया तब तब आ गया, एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1000 शेयर्स ने पैसा, जिनके पास 1000 इक्विटी शेयर्स थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है जी। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स, जो आखिरी दिन थी जिस टाइम पे आप शेयर्स को अप्लाई कर सकते थे, वो थी आपकी 2 अप्रैल 2022। जो जिस दिन शेयर्स इशू हुए थे, अलॉटमेंट मनी जिस दिन मिली थी, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो कौन कौन सी है, वो ये वाली डेट्स है। मैम डेट क्यों मेंशन कर रखी है, मैंने जब आपको सिखाया था, देखो इधर आ जाओ, तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था, डेट या सीरियल नंबर। जिस क्वेश्चन में डेट है उस क्वेश्चन में डेट, जिस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर सीरियल नंबर से काम चलाना। ठीक है जी। ये आपको सारी डेट्स गिवन है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को पास करना है इंक्लूडिंग कैश। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग कैश का रेलेवेंस क्यों है, कहता है कैश वाली एंट्री भी इसी के अंदर दिखाना। क्यों, अभी आगे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अंदर आपको बेटा कैश की एंट्रीज अलग से दिखानी होती है कैश बुक के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी ओके है। चलो फॉर्मेट सब बच्चों को पता है, क्या मुझे फॉर्मेट बताने की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट सब बच्चों को पता है। आपको पता ही है सबसे पहले क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कौन है जी, इन द बुक्स ऑफ, आ जाओ क्वेश्चन पे, ए लिमिटेड। हम क्या कर रहे हैं, ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो जर्नल। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, मैम यहाँ पे लिखना हमारी डेट, परफेक्ट है। यहाँ पे आएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, ओके। और उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट आएगा मेरा, डेबिट आएगा मेरा, दोनों के आगे अमाउंट आएगी मेरी, क्रेडिट डेबिट अमाउंट। और अगर मन करे तो लेजर फोलियो दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिंपल आपका फॉर्मेट होना चाहिए, बेसिक फॉर्मेट। चलो अब आगे चलते हैं, एक एक चीज़ पकड़ेंगे और एक एक चीज़ को कंप्लीट करते चलेंगे। डेट के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। चलो ठीक है जी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब हुई है मेरी, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या हुआ है, बैंक से पैसा, ये लास्ट दिन है, लास्ट डेट जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईयर मेरा चल रहा है 2022, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी डेट April 2। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एग्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और शेयर्स कौन से है मैम, इक्विटी शेयर्स है। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, पर यहाँ पे जो उन्होंने एप्लीकेशन की बात करी है, जो शेयर्स इशू करे हैं, वो इक्विटी शेयर्स है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है एप्लीकेशन की, आपको पूरा लिख कर आना है। मेरी तरह ये एन बना के मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी। मैम आप क्यों लिख रहे हो, मुझे अलाउ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक बार बताना कितनी अमाउंट आएगी। अगर देखो मैम 95,000 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए थे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मुझे मिलेंगे। आपको कैसे याद, 95,000 शेयर्स एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये मुझे मिलेंगे। मुझे बार बार इस क्वेश्चन को रेफर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, इसीलिए मैंने आपको चार्ट बनाना सिखाया है। अब निकाल लो 95,000 इंटू में 3, यार आपका 2,85,000 डन है, 2,85,000। अब जो एंट्री बेटा आपकी कंप्लीट होती जा रही है उसके आगे उसकी नरेशन लिख देना। नरेशन लिखना आई थिंक आपको आता ही है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स, 95,000 शेयर्स एट द रेट ₹3, एट द रेट ₹3 के हिसाब से मुझे ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। डन है। अब इसके बाद क्या होगा आगे, मैम ये तो आ गई मेरी रिसीविंग की आ गई। अब किसके डालूंगी, ड्यू की एंट्री। कब डालनी है मैम, जब मैंने ड्यू करा था वो 8 अप्रैल को किया था, तो April 8। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इक्विटी पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टू ESC इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट, वही अमाउंट 2,85,000 का। ठीक है, जो पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आया था उसको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर पैसा डाल दो, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में पैसा दिखा दो। फिर अगेन नरेशन लिख दोगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट है जी।
लिख दोगे। मैम आप क्या सबकी नरेशन लिखोगे? नहीं, मैं आपका टाइम बचाऊंगी। मेरा पर्पस ये है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको एक अच्छे तरीके से ऐसी कवरेज करा दूँ, तो उसके अंदर मैं आपका नरेशन लिखने पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। बिकॉज आपको पता है बेटा, मुझे पता है कि आप 11th 12th में बहुत सारे नरेशन लिख कर आए हो, और मैं नहीं भी लिखवाऊंगी तब भी आपका काम चल जाएगा। पहले पहले क्वेश्चन में बस आपको सिखा रही हूँ कि नरेशन लिखनी कैसे है। कोई भी अमाउंट जब आपको मिलेगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन दिस नंबर ऑफ शेयर्स एट रुपीज दिस, being allotment money transferred to equity share capital account, being first call money received, being first call transferred to equity share capital, being second and final call money received, being second and final call money transferred to equity share capital account। डन है जी, कर लेंगे, कर लोगे, बढ़िया। अब इसके बाद आगे क्या है, अब क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट की अमाउंट को ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो जी, अब कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू होगा बताना ज़रा। मैम 95,000 शेयर्स है, उसके ऊपर अलॉटमेंट पे मैं 3 रुपये मंगवा रही हूँ, कोई प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देती, पर कोई प्रीमियम नहीं है। तो वही अमाउंट आ जाएगी मेरी कितनी, 2,85,000 की, और वो पूरा का पूरा पैसा मुझे बैंक से रिसीव हो जाएगा, ठीक है जी। पूरा का पूरा पैसा मुझे बैंक से रिसीव हो जाएगा। कब रिसीव होएगा बैंक से पैसा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपकी अलॉटमेंट बनी है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये आपका पैसा रिसीव हो रहा है। देखो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है 30th अप्रैल को। डन है, यहाँ पे लिखना April 30 अलॉटमेंट का पैसा मुझे रिसीव होगा, April 30। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही सेम पैसा 2,85,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हो जाएगा। डन है, चलो अब कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। तो बताओ, ये सिंपल प्रोसीजर है। आगे एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ रहेगी यार, फर्स्ट कॉल। चलो मैं कर रही हूँ, जिस स्पीड में कर रही हूँ आप फटाफट से मेरे से आगे करो, सॉल्व करो फटाफट। आप मेरे से आगे फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पे दिखाओ, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कब, कौन सी डेट को, डेट इस क्वेश्चन में मैटर करती है। 9 मई, 9 मई को आपने क्या करा, फर्स्ट कॉल अमाउंट को ड्यू किया, ठीक है जी, 9 मई को। तो यहाँ पे दिखाना अपना मई 9, मई 9 पे आगे हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट कॉल ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट मैम, 95,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,90,000। नरेशन आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैम पैसा मुझे रिसीव होगा, पैसा रिसीव कब होगा, पैसा रिसीव होगा आपको 6 जून को, ठीक है। आपको जब मनी रिसीव हो रही है वो 6 जून को हो रही है। तो यहाँ पे लिखो June 6, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही पूरा का पूरा अमाउंट। कहीं लिखा है कि अमाउंट कम पेशी मिलेगा, नहीं, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट पूरा ही आपको रिसीव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट कॉल हो गया है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करूँगी मैं, सेकंड कॉल को ड्यू करूँगी। सेकंड कॉल ड्यू कब करनी है मैम, सेकंड कॉल आपको ड्यू करनी है 26, मतलब बेसिकली 20th जून को आपको सेकंड कॉल ड्यू करनी है। तो June 20 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने पे, कितने पे मैम, 95,000 शेयर्स के ऊपर, 95,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,90,000 अगेन, 1,90,000, 1,90,000। उसके बाद क्या करेंगे मैम, पैसे रिसीव करने की बारी कब होएगी मैम, 15 जुलाई को पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे लिखूंगी जुलाई 15 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब कितना पे पैसा आया, 94,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट, कितने पैसे मंगवा रहे हैं, ₹2 की मेरी कॉल है।
तो इसका मतलब 1,88,000 रुपीज़ आए हैं। 1000 शेयर पे 2 रुपये, मतलब 2000 रुपीज़ मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन आपका सॉल्व। बीइंग रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल money on 94,000 equity shares at the rate ₹2 each, because question specifies that कि भाई जो लास्ट की जो आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी है उसके ऊपर 1000 शेयर्स वर नॉट पेड। 1000 शेयर्स पर जो कॉल मनी थी वो पे नहीं करी गई थी। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक रेफरेंस था वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि कोई क्वेश्चन आपके डेट्स के भी आ सकते हैं, तो उस सिलसिले में आपको डेट्स पे कैसे लिखना है, और अगेन ये वाला पार्ट आपका कैसे बनेगा। डन है जी। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा बेस करता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे। अब मैम मेरे एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन, वेरी इजी, भूल जाओ कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मोस्टली लाइकली चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन पे आएगा, बिकॉज वहाँ पे ना 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से मैम? एक तो एक्सेस को रिफंड कर दो, दूसरा प्रोराटा लगा दो, और तीसरा प्रोराटा के बाद दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक्सेस को रिफंड भी करो और प्रोराटा भी लगाओ। तो मैक्सिमम टाइम ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। इजी वाला तो 11th-12th में कर लिए, छोड़ दो। यहाँ पे देखो, अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है? AB लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स वो इशू करना चाहता है? कितने इक्विटी शेयर्स वो इशू करना चाहता है जी? 50,000 इक्विटी शेयर्स वो इशू करना चाहता है। ठीक है जी, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे लिखो, डिवाइड में 50,000 इक्विटी शेयर्स वो इशू करना चाहता है एट ₹10 ईच। एक शेयर कितने का? 10 रुपये का है। अमाउंट वॉज पेबल एज ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट। ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, बस खत्म, डन हो गया। 10 रुपये। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गए 75,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, और उस हिसाब से हमने अलॉटमेंट कर दी। कहीं भी इस क्वेश्चन ने हमसे शेयर प्रीमियम की बात नहीं करी, तो भाई इसका मतलब 10 का शेयर एट पार 10 पे ही इशू हुआ है। 10 का शेयर एट पार 10 पे ही इशू हुआ है। इसका मतलब हमने एप्लीकेशन इन्वाइट करी 50,000 शेयर्स के लिए, हमारे पास आ गई 75,000 के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि जितना हमने अप्लाई करने को बोला था, जितना इशू करवाया था, उससे ज़्यादा की हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 25,000 शेयर्स मिले प्रोराटा बेसिस के ऊपर। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए उन्हें मिले कितने हैं? 25,000 शेयर्स। ठीक है जी। एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 25,000 शेयर्स। जिन्होंने 35,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको मिले 25,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे। इसका लगा दो टोटल, यह आपका आना चाहिए 50,000 और यह आपका आना चाहिए 75,000। यही चीज़ हुई है मैम। जिन्होंने 75,000 के लिए अप्लाई किया था उनको इस रेशो में 50,000 मिले हैं। ठीक है, अब आगे मुझे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? मिस्टर एक्स एक पर्सन है, ठीक है, जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं। ये बेटा कैटेगरी है अलॉटेड की, ये कैटेगरी है अप्लाइड की। तो मिस्टर एक्स को 1,000 शेयर्स मिले हैं आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर। मिस्टर एक्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इस वाले ग्रुप से या इस वाले ग्रुप से? कह रहा है उस ग्रुप से जिसमें 40,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे। मतलब मिस्टर एक्स जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है जी, मिस्टर एक्स इस ग्रुप पे बिलोंग करता है। उसको अलॉट कितने हुए हैं? उस सर को अलॉट हुए हैं 1,000 शेयर्स। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा बताना ज़रा मुझको, ये हम फिगर आउट कर लेंगे। उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी दी ही नहीं। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा? एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। फिर उसके बाद मिस्टर वाई एक पर्सन आए। ठीक है जी, मिस्टर वाई आए, वो कौन से ग्रुप से? उन्होंने अप्लाई किए थे 700 शेयर्स। उन्होंने अप्लाई किए थे 700 शेयर्स इन द अदर कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में, दूसरी कौन सी बची? दूसरी ये वाली कैटेगरी बची। तो 700 शेयर्स से अलॉट कितने हुए हमें पता नहीं, हम निकाल लेंगे। उन्होंने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, इसका उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, कॉल मनी नहीं दी। आपको जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। सिंपल सा ये मैंने चार्ट बनाया। इस चार्ट में मैंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि फिर से मुझे इस क्वेश्चन को रेफर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। देखो हर चीज़ कवर है कि मैम 50,000 शेयर्स हमने इशू करवाए थे, सबसे ऑप्शन है 75,000 के लिए। 10 का शेयर 10 में गया, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पर, ₹3 मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवाए हैं। अब जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 25,000 मिले हैं, जिन्होंने 35,000 के लिए किया था उनको 25,000 मिले हैं। मतलब 75,000 शेयर्स के लिए हमें 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। मिस्टर एक्स पहली वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको
1000 शेयर अलॉट हुए थे, अगले ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। मिस्टर वाई जो कि सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अमाउंट दिया, पर कॉल मनी आपको दी नहीं है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है, सिंपल एंड ईजी। ठीक है जी। अब देखो अब क्या होगा इस केस के अंदर, हम जर्नल एंट्रीज तो कर लेंगे, पर यहाँ पे जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो मेरा एक वर्किंग नोट बनता है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तब मेरा एक वर्किंग नोट बनता है। ठीक है जी। वर्किंग नोट बनाए तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना वर्किंग नोट की। ये वर्किंग नोट हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बनता है और आपको आना चाहिए बनाना। जिस बच्चे को ये वर्किंग नोट आ जाएगा उसको इश्यू वाले चैप्टर में दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको इन डिटेल बहुत ही कंप्रीहेंसिव नोट बना दूंगी कि आप जो इसके पर्टिकुलर है, जो लाइन आइटम है, एज इट इज लिख कर आ जाओगे। एज इट इज अगर टिप्स पे लर्न कर लोगे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप गलती कर ही नहीं सकते। तो रेडी हो उस वर्किंग नोट के लिए? ठीक है जी। हम करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंसिव अलग अप्रोच से, पर ऐसी अप्रोच जो कि हर 99.999% क्वेश्चन के अंदर आपकी अप्लाई हो जाएगी। डन है? तो इस अप्रोच से हम काम करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे लिखना कैटेगरी। ठीक है जी, कैटेगरी आ गई। उसके बाद थोड़ा छोटा बनाएंगे बेटा, क्योंकि हमें काफ़ी सारी लाइन आइटम्स को लिखना है। कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी लिखने के बाद बेटा यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। शेयर्स कितने अप्लाई करे गए थे, शेयर्स अप्लाइड। शेयर्स अप्लाइड के बाद यहाँ लिखना शेयर्स अलॉटेड। भाई अप्लाई मैंने कितने करे गए थे और अलॉट मुझे कितने हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर्स अप्लाइड हो गया, शेयर्स अलॉटेड हो गया। फिर आपको लिखना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई, पैसा कितना मिला। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी, एप्लीकेशन मनी पे पैसा कितना आना था और कितना मुझे मिला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका एक्सेस निकल कर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इतना पैसा मुझे अलॉटमेंट पे ड्यू था, इतना पैसा मुझे अलॉटमेंट पे ड्यू था। तो मैं लिखूंगी अमाउंट एडजस्टेड, जो कि क्या होगा, लोअर होगा, लोअर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, लोअर ऑफ 6 एंड 7। ठीक है, तो इतना पैसा मेरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। डन है? अब देखो इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं कि मैम आप कहना क्या चाहते हो इन सब चीज़ों से। अभी बताती हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। अभी बताती हूँ मैं कहना क्या चाहती हूँ इस चीज़ से। देखो अगर आप ये चार्ट बना लोगे तो उसके बाद आपकी हर कैटेगरी के क्वेश्चन इसके अंदर फॉल करने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सबसे पहली चीज़ कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में क्या था, कैटेगरी 1 की अगर मैं बात करूँ तो कितने शेयर्स अप्लाई करे गए थे मैम, 40,000 शेयर्स के लिए 25,000 शेयर्स मुझे मिले थे। शेयर्स अप्लाई कितने हुए, 40,000। शेयर्स मुझे मिले कितने, अलॉट कितने हुए, 25,000। कितना पैसा एप्लीकेशन पे मुझे मिला, एप्लीकेशन पे मुझे कितना पैसा मिला है। तो मैम एप्लीकेशन पे जो मुझे मिला है 3 रुपीज़ मिले हैं। एप्लीकेशन में मुझे 3 रुपीज़ मिले हैं। तो किसके 3 रुपीज़ मिले होंगे, जितने शेयर अप्लाई करे लोगों ने। भाई लोगों ने अप्लाई करे 40,000 शेयर्स, इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव हुए थे। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन पे ड्यू कितने थे मैम, 25,000 रुपये, 25,000 शेयर्स इंटू में ₹3। तो एप्लीकेशन पे ड्यू थे आपके 75,000। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पहली कैटेगरी में कितने शेयर्स अप्लाई हुए, 40,000 शेयर्स अप्लाई हुए। 40,000 शेयर अप्लाई करने पे उन्हें अलॉट कितने हुए, 25,000 शेयर उन्हें अलॉट हुए। मैम एप्लीकेशन पे पैसा आया कितना, एप्लीकेशन में पैसा 1,20,000 रुपये आया, 40,000 इंटू में 3। मैम एप्लीकेशन में पैसा आना कितना चाहिए था, ये तो रिसीव है, ड्यू कितना होना चाहिए था मैम, 25,000 इंटू में 3 75,000। मैम कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, 1,20,000 माइनस 75,000। मैम मेरे पास 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा जी, मेरे पास 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए। अभी जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसे आ जाएंगे उसको मैं क्या करूँगी, उसको आगे आने वाली कॉल्स के ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू था मैम, अलॉटमेंट पे 25,000 इंटू में 4 रुपये, 1,00,000 रुपये मेरे ड्यू थे। अलॉटमेंट पे कितने ड्यू थे, 25,000 इंटू में 4, देखो ना कैसे निकला, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में 4, 1,00,000 रुपये मेरे ड्यू थे। अब कितना मैंने एडजस्ट कर लिया, लोअर ऑफ 6 एंड 7, लोअर ऑफ 6 एंड 7 इज
45,000 मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा था वो एडजस्ट कर लिया। अब मुझे बैंक से और कितना पे करवाना पड़ेगा? मुझे बैंक से 1 लाख माइनस 45,000, मुझे बैंक से 55,000 एडजस्ट करवाना पड़ेगा। ये चीज़ है। ये समझ में आ रहा है कि क्या बना रही हूँ मैं? ये समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बना रही हूँ? मैम इतने शेयर्स अप्लाई हुए, इतने शेयर्स अलॉट करे गए, इतना पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ, ड्यू इतना था, रिसीव इतना हुआ, इतना मेरे पास एक्सेस आ गया। मतलब बेसिकली मुझे मिलने था 10 रुपये, सामने वाले पर्सन ने मुझे 15 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आगे जब मैं कॉल पैसा मंगवाऊंगी ना तब उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपये मिलने चाहिए थे। क्यों? जितने शेयर्स मैं अलॉट करूंगी उसी के ब्याह पे तो अलॉटमेंट का निकालूंगी। ठीक है जी। अब 1 लाख रुपये मिलने चाहिए थे। कहने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 20 रुपये और दो। मैं कहूँगी अच्छा 5 रुपये तो मेरी जेब में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको माइनस करने के बाद अब मुझे कितने मिलने चाहिए? 55,000 रुपये मुझे और मिलने चाहिए। ये चीज़ है वो। डन है। अब सेकंड कैटेगरी की बात करूँ तो मैम नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 35,000। शेयर्स अलॉट कितने हुए ने? 25,000। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? मैम 35,000 पर 3 रुपीज़, कितना? 1,05,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी हुई? मैम 25,000 पे 3 रुपीज़, दैट मीन्स 75,000। तो एक्सेस में कितना पैसा आ गया मेरे पास? मैम एक्सेस में मेरे पास 30,000 रुपये आ गया, जो मैं करूँगी अलॉटमेंट पे ड्यू। अलॉटमेंट पे 25,000 इंटू में 4, 1 लाख रुपये मिलने चाहिए। 30,000 रुपये ऑलरेडी जेब में पड़े हुए हैं, तो एडजस्ट कितने हो जाएंगे? 30,000 रुपये मेरे एडजस्ट हो जाएंगे। बैंक से कितना आएगा? 70,000 रुपये मेरे बैंक से अलॉटमेंट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे गेम क्या हुआ? यहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं कि जो एक पर्सन था मिस्टर एक्स, उसने अलॉटमेंट वाले पैसे दिए ही नहीं। तो अगर मैं निकालूँ अलॉटमेंट पे मिस्टर एक्स का, पर्टिकुलरली मिस्टर एक्स का, तो एक चीज़ बताना, मिस्टर एक्स को कितने शेयर अलॉट हुए? मैम 1,000 शेयर उसको अलॉट हुए। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? वो इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? तो देखो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मैम 40,000 शेयर्स वालों को 25,000 शेयर मिल रहे हैं और मिस्टर एक्स को 1,000 शेयर मिले, तो उसने अप्लाई कितना के लिए किया होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से, 40,000 इंटू में 1,000 डिवाइड बाय 25,000। मिस्टर एक्स ने 1,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये क्लियर है? वो कैसे निकाला कि इस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये कैटेगरी लिख दी। इस कैटेगरी वाले लोगों को 1,000 शेयर मिले हैं, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 1,600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा। तो उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करके लिख देते हैं। मिस्टर एक्स 40,000 शेयर्स वालों को 25,000 शेयर्स मिले हैं, तो इसका मतलब 1,000 शेयर जिसको मिले हैं उसने अप्लाई किया होगा कितनों के लिए? 1,600 शेयर्स के लिए। अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 1,600 इंटू में 3, कितना? 4,800। ठीक है। आना कितना चाहिए था? 1,000 इंटू में 3, 3,000 रुपये आने चाहिए थे। एक्सेस में कितने आ गए? 1,800 रुपये एक्सेस में आ गए। अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए थे? 3,000 इंटू में 4, 12,000 रुपये आने चाहिए थे। अलॉटमेंट पे आने इतने चाहिए थे। ऑलरेडी जेब में कितने पड़े हुए हैं? ऑलरेडी जेब में एडजस्ट कर लोगे 1,800 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब बैंक से कितने आने चाहिए थे? बैंक से आने चाहिए थे 12,000 माइनस 1,800, बैंक से आने चाहिए थे 10,200 रुपये। बैंक से कितने आने चाहिए थे? 10,200 रुपये, जो कि वो नहीं दे रहा। एक सेकेंड, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। इधर देखो 1,800, यहाँ पे 1,000 शेयर्स, यहाँ पे मैंने इसको गलत पढ़ लिया। 1,000 शेयर्स इंटू में 4, 4,000 रुपये बेटा आपको अलॉटमेंट पे ड्यू थे। तो 4,000, 4,000 माइनस 1,800 कितना आता है? 2,200 रुपये। 2,200 रुपये बैंक से आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। ठीक है। तो जो भी मेरी अमाउंट रिसीविंग आएगी मैम, जो भी मेरी अमाउंट रिसीव आएगी अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर ये 2,200 माइनस करा दूंगी। सिमिलरली मिस्टर वाई का क्या केस था? उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए थे। मिस्टर वाई का क्या केस था? उसने बेटा फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए थे। अगर इसी चार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, तो देखो क्या बनेगा आपका? फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितने थे, है ना? ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू कितनी है भाई? निकालो फटाफट से। मैम 25,000 शेयर्स कितने आने चाहिए? 3 रुपीज़ के हिसाब से 75,000 रुपये आने चाहिए फर्स्ट कॉल के ऊपर। आप अपने आगे ही कंटिन्यू कर लेना। सेकेंड वाले केस में 25,000 इंटू में 3, 75,000 आने चाहिए। ठीक है जी। अब रिसीव कितने होंगे? मैम वही रिसीव होने चाहिए मेरे ख्याल से, तो
75,000 और 75,000 रिसीव होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है फिर से पैसे नहीं दे रहा। कितने पैसे नहीं दे रहा वो अपने शेयर्स के, उसके पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर इंटू में 3, वो 3,000 रुपये नहीं देगा। 3,000 रुपये हम कर देंगे उसमें से माइनस कि वो नहीं देगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो एक केस है मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई भी पिक्चर के अंदर आ गए। मिस्टर वाई अपने शेयर्स के ऊपर कितने नहीं देंगे, मिस्टर वाई के पास कितने शेयर्स है, 700 शेयर्स उनको मिले हैं, रिसीव हुए हैं। पर ये जानने की कोशिश करो कि उनको अलॉट कितने हुए थे, तो बस सिंपल वही मेथड से हम निकाल लेंगे। सिंपल मेथड से मैम जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 25,000 ही मिले हैं, ठीक है। तो निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे निकालेंगे जी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 25,000 इंटू में 700 डिवाइड बाय 35,000, 35,000, तो 500 शेयर्स निकल कर आ जाएंगे मिस्टर वाई के, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैम 700, यहाँ पे आ जाएंगे 500। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पे हुई है, 700 इंटू में 3, 2100। अमाउंट ड्यू कितना था, 500 इंटू में 3, 1500। एक्सेस कितना है जी, 600 रुपये हमारा एक्सेस है। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है, 500 इंटू में 4, 2,000 रुपये। लोअर एडजस्ट कर लेंगे, 600 रुपये हम उसके एडजस्ट कर लेंगे। वो बैंक से कितने पैसे और देगा, वो बैंक से 1,400 रुपये और देगा, ठीक है। वो दे रहा है परफेक्ट तरीके से, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, परफेक्ट तरीके से वो देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा देगा, 500 इंटू में 3, 1,500 रुपये। पर वही पैसे उसने नहीं दिए, तो 1,500 रुपये यहाँ से और माइनस हो जाएंगे फर्स्ट कॉल के, ठीक है जी। बताओ, बस ये आपका पूरा का पूरा टेबल बन गई आपकी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा हो कि मैम इतने सारे कॉलम क्यों बनाए, पर आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगी जिससे आपको कंफर्ट आ जाएगा कि भाई देख इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ कैटेगरीज डिफाइन करी। उसके बाद मैंने ये बताया इतने शेयर अप्लाई हुए, इतने शेयर अलॉट हुए। जनता ने कहा कि भाई हम इतने शेयर्स खरीदेंगे, पर मैंने कंपनी ने तो इशू ही कम करे थे, तो कंपनी ने इतने ही शेयर उनको अलॉट करे। कितना पैसा मेरे पास एप्लीकेशन पर आ गया, पर कितना पैसा मेरे को एप्लीकेशन पर आना चाहिए था, तो एक्सेस जो पैसा मेरे पास आ गया, मैं क्या करूँगी, उसको अलॉटमेंट पे ड्यू करूँगी। इतना पैसा अलॉटमेंट पे आना चाहिए, पर मैं एडजस्ट भी तो करूँगी, तो दिस और दिस दोनों में से जो भी लोअर होगा मैं उसको कर दूँगी एडजस्ट, मैं उसको एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी पैसा कम पड़ गया तो वो पैसा मुझे बैंक से आएगा, वो पैसा बेटा मुझे बैंक से आएगा, अगर एडजस्ट करने के बाद जो पैसा मुझे कम पड़ गया, ठीक है। मिस्टर एक्स के केस के अंदर समझ रहे हो, मिस्टर एक्स के केस के अंदर ये 2,200 रुपये नहीं आएंगे, बिकॉज मिस्टर एक्स कह रहा है कि भाई वो कोई भी पैसा नहीं देगा। तो 2,200 इज दैट अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन ऑन अलॉटमेंट, और जो मिस्टर एक्स नहीं देगा। फिर मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने पर इतना पैसा आना चाहिए था, फर्स्ट कॉल ड्यू करने पे इतना पैसा आना चाहिए था, पर मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का ये अमाउंट नहीं आ रहा। कितने शेयर्स के ऊपर, दिस इज ऑन 1,000 शेयर्स इंटू में 3 एंड दिस इज ऑन 500 शेयर्स इंटू में 3, टोटल 4,500 अमाउंट जो मुझे रिसीव होनी चाहिए थी, इस अमाउंट में से मैं माइनस करके दिखा दूंगी। बस सिंपल तरीका है, एक बार खुद से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं और एक और क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स चल रही है जी, ये बुक्स चल रही है AB लिमिटेड की, AB लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड जर्नल। फिर अगेन वही सेम कहानी, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट डेबिट, और हमारा लेजर फोलियो। हमारे पास शायद डेट्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा दूंगी, सीरियल नंबर। डेट्स नहीं है क्वेश्चन में तो हम क्या दिखा देंगे जी, सीरियल नंबर। परफेक्ट है, चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे, डेट्स नहीं है तो सीरियल नंबर दिखा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे अमाउंट लिख देना ऐसे रुपीज़ का सिंबल बना के, ठीक है। स्टार्ट करो फटाफट से एंट्री करना। मैम सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भाई जो मैंने आपको वो सिखाया है ना, मैं सही बता रही हूँ, अगर आप वो अच्छे से सीख जाओगे तब आपको बार बार क्वेश्चन रेफर करने की या कैलकुलेशन मिस्टेक कभी भी नहीं आने वाली। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट, अब बताना मैं इसी में से निकाल लूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बताना कितना पैसा मुझे एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ। मैम इतना पैसा रिसीव हुआ, 1,20,000 प्लस 1,05,000 कितना हो जाएगा, 2,25,000 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन पर रिसीव हुई हैं। 2,25,000 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन रिसीव है। हर चीज़ इसी से ही निकाल लूँगी, हर चीज़, अगर वो टेबल मेरी एक बार ढंग से बन जाएगी तो, ठीक है जी। नरेशन आप खुद लिख लोगे। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और अगर कोई भी पैसा फिर भी एक्स्ट्रा बच जाता तो वो मैं रिफंड करके दिखा देती, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि रिफंड वाला कैसे निकलता है। मान लो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, कॉल मनी भी एडजस्ट करने के बाद भी पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा मेरी जेब में, तब मैं क्या कहूँगी, पैसा रिफंड ले लो, ठीक है। तो वो जो बैंक की अमाउंट आती टू रिफंड वाली, वो रिफंड वाली ऐसे ही नहीं आ जाती, वो पूरी पूरी जब ये टेबल कंप्लीट होती ना मेरा वर्किंग नोट, तब वो अमाउंट मेरे पास आती, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन पे कितना ड्यू था, एप्लीकेशन पे एक चीज़ समझो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,25,000 रुपीज़ मुझे मिले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे मैम, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे 75 और 75, 1.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगी। जो बच गया वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे लिए कितना बचा, एक्सेस जो बच गया, एक्सेस कितना बचा है मैम 75,000, तो ये 1.5 लाख और ये 75,000, ठीक है जी। मैच हो गया पूरा, 1.5 लाख, 1,50,000 और 75,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे जो जाएगा, ये भी डन हो गया। इसके बाद थर्ड पे आ जाओ, हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो आ जाओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे तो पूरा ही अमाउंट हम ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट हम ड्यू करेंगे जी अलॉटमेंट के ऊपर, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2 लाख रुपए, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख रुपए यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख दो फटाफट से 2 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये भी डन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री, बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा जी, 2 लाख रुपीज़। पर बैंक से कितना रिसीव होने वाला है मुझको, और कितना मेरा कॉल्स इन अरियर्स रहने वाला है, जो पैसे मुझे नहीं मिले, जो पैसे मुझे नहीं मिले कायदे से, है ना, ये देख लेते हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, बैंक से मुझे कितना मिलेगा, बैंक से मुझे मिलने वाले हैं, ये देखो ये कितने हो गए, 70,000 प्लस 55,000, ये कितने हो जाएंगे, 1,25,000। 1,25,000 में से आप 2,200 को माइनस कर लेना, क्योंकि ये पैसे तो मिस्टर एक्स के नहीं मिलेंगे हमें, अलॉटमेंट पे वो पैसा नहीं मिलेगा, तो माइनस 2,200, ये अमाउंट कितनी बचेगी, 1,22,200, 1,22,800, 122,800 मेरी अमाउंट बचेगी। अब देखो आपके मन में सवाल आया कि मैम मैं तो अलॉटमेंट के पूरे 2 लाख हटाऊंगी यहाँ से, मैं जो डेबिट किया था मैंने, मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी। पर बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी आपकी 75,000 से क्रेडिट हो चुकी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 लाख और 75,000 का डिफरेंस दिखाऊंगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 लाख और 75,000 का बेटा डिफरेंस दिखाऊंगी। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,25,000 का, ठीक है जी। बैंक से कितना पैसा रिसीव होगा, बैंक से रिसीव होगा 1,22,800, और बाकी का जो बच जाएगा वो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में। बाकी का जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा मुझे नहीं मिला, कितना नहीं मिला, मिस्टर एक्स के मुझे 2,200 रुपये नहीं मिले हैं, डन। मिस्टर एक्स के मुझे 2,200 रुपये नहीं मिले, ये क्लियर हो गया। अब इतनी जल्दी क्विकली ये वैल्यूज़ कैसे आ रही, वो भी करेक्टेड बिल्कुल सिर्फ इस वर्किंग नोट से। जो बच्चा इस वर्किंग नोट को अच्छे से सीख जाएगा उसको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो कितना पैसा आना चाहिए था मैम, 1,25,000, पर 2,200 रुपये तो नहीं आएंगे, 2,200 रुपये तो नहीं आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1,22,800, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा मैम, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो 75 और 75, 1.5 लाख रुपए की मेरी जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू होगी, ठीक है। 1,50,000 और 1,50,000। बैंक से कितना पैसा आएगा जी फर्स्ट कॉल का, बैंक से कितना पैसा आएगा, तो सिक्स्थ एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है, 1.5 लाख की है। बैंक से कितना पैसा आएगा मैम, 1.5 लाख में से ये अमाउंट माइनस करवा लो आप, कितनी अमाउंट है, 3,000 और 1,500, 4,500 रुपये आप माइनस करा लो, ठीक है। 4,500 रुपये आप माइनस करा लो बैंक से, तो ये आपकी कॉल्स इन अरियर्स में आएगी 4,500। जो बच गया वो कितना आएगा, 1,45,500। आपका कंप्लीट हो गया ये जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, नहीं थी। बस इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ क्या है, आपको वर्किंग नोट आना चाहिए। आपने देखो
और बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, पर मैंने जो आपको ये प्रेजेंटेशन कराई है ना बेटा, ये बिल्कुल आप समझ लें एक तरीके की वर्सेटाइल प्रेजेंटेशन है कि भाई आपका कुछ भी हो जाए ना क्वेश्चन के अंदर, आप ये प्रेजेंटेशन करके आओगे तो आपको फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट मिलने वाली है हमेशा। ठीक है, कैटेगरी डिफाइन कर दी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई निकाल दिया, बस इसको बस लाइन को नीचे तक स्ट्रेच कर लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग नोट में आप कोई सी प्रेजेंटेशन लगाओ उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बिकॉज वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, पर वर्किंग नोट में फॉर्मेट का फॉलो होना है, वो आप अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रिप्शन से खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी। शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, कितना मिलना चाहिए था, ये मैम एक्सेस है। जैसे मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो भाई मैंने कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए थे 1000, पर मुझे मिले कितने 600, तो ये वो चीज़ है। और कोई भी एक वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे वाई के केस के अंदर आपको अप्लाइड गिवन था, एक्स के केस के अंदर आपको अलॉटेड गिवन था, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पॉइंट नंबर 1 इस चीज़ को निकाल सकते हो। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि भाई कंपनी को मुझे एक तरीके से आपने मुझे पैसे देने थे, अब आपने मुझे देने थे 1000 रुपये, एप्लीकेशन मनी ड्यू, आपने मुझे दे दिए 1500 रुपये, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मेरे पास एक्स्ट्रा कितने आ गए 500 रुपये, एक्सेस आ गया 500 रुपीज़। फिर मैं कहूँगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको मुझे कितने देने थे 1200 रुपये, आपने मुझे देने थे 1200 रुपये, मेरे पास 500 रुपये आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं कितने एडजस्ट करूँगी 1200 और 500, विच एवर इज लोअर मैं एडजस्ट करूँगी। तो मैंने आपके 500 रुपये एडजस्ट कर लिए, 500 रुपये एडजस्ट कर लिए मैंने आपके, तो 1200 माइनस 500, 700 रुपये की आप मुझे पेमेंट करोगे। अब मैं ये कहती हूँ 700 रुपये आपको मुझे देने थे, ठीक है, आप मुझे देते, पर क्या हुआ उसके अंदर, आप कहते हो कि भाई मैं तो नहीं दे पा रहा, तो मैं दिखाऊंगी 700 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड, ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पे लिख दूंगी नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपसे फिर से पैसे मांगे, भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट आई आपकी, अब आपको मुझे 1500 रुपये देने हैं, आप मैं क्या दिखाऊंगी, ड्यू हुए मेरे 1500, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं दिखा दूंगी माइनस करके कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, दिस अमाउंट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। सिंपल प्रेजेंटेशन है, ईजी तरीके से कर लोगे, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगी। अब इसके अंदर क्या एक तरीके से ना आपको कैश बुक मेंटेन करनी है। कैश बुक का मतलब क्या, देखो सिंपल, जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज चल रही थी, जर्नल एंट्रीज के अंदर जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है उनको उठा के अलग से दिखा दो, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है वो मेरे जर्नल के अंदर दिखा दो। ये सिंपल सा चेंज होता है कि भाई जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है उनको उठा के कहीं और दिखा देना, मतलब कैश की मतलब बैंक से जो भी पैसा आ रहा है, बैंक से रिसीविंग की जो भी एंट्री होती है, ड्यू की सारी इसके अंदर आ जाएगी जर्नल के अंदर, और रिसीविंग की सारी कैश बुक के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन पढ़ो। निधि लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर, निधि ने 30,000 इक्विटी शेयर का इशू किया। ठीक है जी। ऑफ ₹10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। चलो सिखा रही हूँ ना, फटाफट से मेरे साथ टेबल बनाना, कैसे बनता है वो चार्ट। मैम 30,000 शेयर्स मैंने इशू करे, ठीक है, एक शेयर कितने का है, ₹10 का एक शेयर है। पैसा कैसे आएगा, 3 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे, 5 रुपये मेरे अलॉटमेंट पे आएंगे, 2 रुपये मेरे कॉल पे आएंगे। एप्लीकेशन कितनों के लिए आई, एप्लीकेशन आई 93,200 शेयर्स के लिए। कहीं भी प्रीमियम की बात नहीं करी गई, तो मैं मानूंगी 10 का शेयर एट पार 10 पे इशू हुआ है। ठीक है, हैवी सब्सक्रिप्शन आया, ऑफकोर्स यार देखो, कहाँ 30,000 शेयर के लिए मैंने कहा था कि खरीदो जनता से, जनता ने सब्सक्रिप्शन डाल दी 93,200 शेयर्स के लिए, तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब देखो आगे क्वेश्चन का कहता है जो आपके एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने 21,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको सिर्फ 2,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं, नहीं उनको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10,200 शेयर्स रिसीव हुए हैं। एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 50,600 शेयर्स के लिए, उनको 12,600 शेयर्स अप्लाई हुए हैं। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 21,100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको सिर्फ 7200 शेयर्स अप्लाई हुए हैं। ज़रा इसका मुझे टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है मैम। 21,500 प्लस 50,600 प्लस 21,100, ये आ रहा है मेरा 93,200। परफेक्ट है जी। यहाँ पे बताना ये क्या 30,000 आ रहा है मैम, 10,200 प्लस 12,600 प्लस 7200, ये कितना आ रहा है 30,000, तो बस परफेक्टली मैच हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है द कैश दस रिसीव्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज अप्लाइड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड बैलेंस देन रिटर्न। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको एप्लीकेशन पे ले जाओ, फिर भी एक्स्ट्रा रह गया उसको फर्स्ट कॉल पे मतलब उसको अलॉटमेंट पे ले जाओ, फिर भी एक्स्ट्रा रह गया फर्स्ट कॉल पे ले जाओ, कॉल मनी पे ले जाओ, फिर भी एक्स्ट्रा रह गया तो पैसा भाई उनको वापस कर देना, रिटर्न कर देना। जितना भी पैसा आपको अलॉटमेंट पे और कॉल पे मिलना था वो उतना उतना आपको मिला है, कोई डिफ़ॉल्ट किसी पर्सन ने नहीं किया। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ को पास करना है और साथ साथ में
कैश बुक को शो करना है रिलेटेड टू दिस इशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक के अंदर एंट्रीज भी पास करनी है और कैश बुक भी बनानी है। अब अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं आपको जो अभी अभी मैंने आपको सिखाई है ना वो टेबल जो चार्ट, वो सिखा देती हूँ फिर से। जो आपका कंसेप्ट था, जो हल्का फुल्का कच्चा पक्का भी होगा, वो 100% आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली बिल्कुल फ्रेश, भूल जाओ हमने कुछ सीखा था, कैटेगरी बनाओ। सबसे पहली चीज़ कैटेगरी। मैम देखो काफ़ी सारी कैटेगरी के क्वेश्चन है, काफ़ी सारी ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। थोड़ा और छोटा करते हैं इसको ना, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा लेके जाना है इसे। तो आ जाओ कैटेगरी। ठीक है जी। कैटेगरी कि कितनी कैटेगरी है मैम? कैटेगरी का मैं देखूँ, 1 2 3, 3 कैटेगरी और उसके बाद टोटल है। ठीक है जी। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स हमने अप्लाई करवाए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँगी, शेयर्स अलॉटेड, उनको कितने शेयर्स आपके अलॉट हुए हैं। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी जो मुझे रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू हुई थी, ड्यू कितनी हुई थी। और यहाँ पे बेटा आ जाएगा एक्सेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेस। तो पहले इतना फिलअप कर ले, फिर उसके बाद आगे चलें। इतना तो फटाफट से आप कर ही लोगे। सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम चलते हैं, सबसे पहले अगर हम कैटेगरी वाइज चलते हैं तो देखो, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी सेकंड हो गई है, ये थर्ड हो गई, और ये कैटेगरी हमारी 4 हो गई। कितने शेयर अप्लाई हुए थे कैटेगरी 1 में? 4 तो है ही नहीं, टोटल है सीधा। 4 तो है ही नहीं, सीधा टोटल है। ठीक है जी। कितने शेयर्स अप्लाई करे गए थे फर्स्ट कैटेगरी में? मैम 21,500, 50,600 और 21,100। ठीक है जी। 21,500, 50,600, 21,100। कितने शेयर्स अप्लाई हुए थे, कितने शेयर्स अलॉट कर दिए गए? अलॉट हुए हैं 10,200, 12,600 और 72,100। 10,200, 12,600 और 72,100। डन है जी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना था? 3 रुपये आने थे एप्लीकेशन पे। तो भाई जितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करवाए थे उस पर मल्टीप्लाई बाय 3 एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? 21,500 इंटू में 3, 64,500। ठीक है। 50,600 इंटू में 3 कितना आएगा? 1,51,800। उसके बाद 21,100 इंटू में 3 कितना आएगा? 63,300। ठीक है। ये मुझे रिसीव्ड है, इतना पैसा मुझे रिसीव हुआ। ठीक है। अब ड्यू कितना था? एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी? जितने मुझे शेयर्स अलॉट हुए एक्चुअल में उतनी ड्यू होनी चाहिए थी। 10,200 इंटू में 3 कितना आएगा? 30,600। उसके बाद 12,600 इंटू में 3 कितना आ जाएगा? 37,800। आई रियली होप कि आप मेरे साथ साथ कर रहे हो। ठीक है ना। 7200 इंटू में 3 कितना आ जाएगा? 21,600। अब निकाल दो एक्सेस, एक्सेस कितना माइनस करो, 64,500 माइनस 36,600 निकालना, 33,900। ठीक है जी। उसके बाद 151,800 माइनस 37,800 कितना आएगा? 1,14,000। ओके आगे चलो, आगे कितना है? आगे है आपका 63,300 माइनस 21,600, ये आ रहा है 41,700। डन है। टोटल भी लगा दो सबका साथ साथ में। ये शेयर्स अप्लाई कितने हुए हैं मैम? शेयर्स अप्लाई हुए थे 93,200 के, अलॉट हुए हैं 30,000। ठीक है। 93,200 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? 2,79,600। पैसा रिसीव जो जितना हुआ है 279,600 हुआ है। 30,000 इंटू में 3 होना चाहिए था 90,000 का। एक्सेस कितना आया है जी? 93,200 माइनस 30,000। जो एक्स्ट्रा शेयर थे वो थे 63,200 इंटू में 3। ये आप टोटल भी करोगे ना सीधा, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है। सीधा टोटल भी करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। अब यहाँ तक तो कहानी हो गई कि मेरा एक्सेस निकल कर आ गया। अब जो ये एक्सेस का पैसा है क्या करूँगी आगे? अलॉटमेंट वाली मनी के ऊपर एडजस्ट करूँगी। क्या करूँगी आगे? अलॉटमेंट वाली मनी पर एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितनी कितनी होनी थी भाई? और अलॉटमेंट ड्यू के बाद यहाँ पे क्या लिखूँगी? नेक्स्ट जो मेरा कॉलम बनेगा, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना एडजस्ट हुआ? अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट वो कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या लेंगे? लोअर ऑफ
6 and 7, ठीक है जी। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट लोअर ऑफ 6 एंड 7। फिर मान लो कोई भी डेफिसिट रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, सरप्लस और डेफिसिट। कोई भी सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस मतलब फिर भी पैसा बच गया, डेफिसिट मतलब पैसा नहीं बचा, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से वैल्यू डालो। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितनी ड्यू थी, 10 200। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है मैम, 5 रुपीज़ पर शेयर। तो 10 to 100 जितने शेयर्स अलॉट हुए इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 51,000। यहाँ पे कितना आएगा, 12,600 इंटू में 5 कितना आ रहा है, 63,000। यहाँ पे कितना है, 7200 इंटू में 5 36,000। डन है। यह आना चाहिए आपका 1,50,000। अमाउंट कितनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी, लोअर निकाल दो फटाफट से। लोअर है मैम 33,900। लोअर कितना है, 63,000। लोअर कितना है जी, 36,000। टोटल लगाना कितना आएगा, 33,900 प्लस 63,000 प्लस 36,000। लोअर आ रहा है आपका 132,900। डन है। अब ये अमाउंट मेरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। क्या कोई सरप्लस या डेफिसिट बच गया इसके बाद भी, सरप्लस या डेफिसिट कैसे निकलेगा जी, सरप्लस या डेफिसिट कैसे निकलेगा बताओगे कोई मुझे को, सरप्लस या डेफिसिट मैम जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, ठीक है जी, और माइनस जितनी मेरी एडजस्ट हो गई है, ये 8 6 माइनस 8 जितना भी एक्स्ट्रा था और माइनस जितना एडजस्ट मेरा हो चुका है। फिर भी अगर कोई वैल्यू मेरी पॉजिटिव के अंदर आ गई, कोई भी वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव में आ गई, इसका मतलब वो मेरा सरप्लस है। इसका मतलब वो पैसा मेरा इसका मतलब वो पैसा जो है मेरा अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हुआ, आगे कॉल मनी पे एडजस्ट होगा। निकाल लो, 6 माइनस 8 33,900 माइनस 33,900, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे तो, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद 114,000 माइनस 63,000, सरप्लस कितना बचा, 51,000 का। यहाँ पे 41,700 माइनस 36,000 कितना सरप्लस बचा, 5,700 का। ये वो पैसा है बेटा जो आगे कॉल पे एडजस्ट होने वाला है। सरप्लस मतलब वो अमाउंट है जो आगे आपकी कॉल मनी पे एडजस्ट होगी। अब मैम एक कॉलम और बनाते हैं, बैंक अमाउंट टू बी रिसीव्ड, कितना पैसा मुझे और रिसीव होगा, कितना पैसा जी और रिसीव होगा, सीधी सी बात है मैम, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था, 51,000, एडजस्ट कितना हुआ, 33,900, 51,000 माइनस 33,900, तो जो डिफरेंस निकल कर आया 17,100, ये पैसा मुझे बैंक के थ्रू मिलना चाहिए। मैम अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था, 63,000, एडजस्ट कितना हो गया, 63,000, बैंक से कितना मिलना चाहिए, 0। मैम अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था, 36,000, मिल कितना गया, 36,000, कितना मुझे बैंक से और मिलेगा, 0। ये दोनों जो कॉलम्स है, क्या ये दोनों कॉलम आपको समझ में आए कि दोनों कॉलम रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरप्लस या डेफिसिट, कि भाई अलॉटमेंट पे इतनी अलॉटमेंट ड्यू थी, इतनी मैंने एडजस्ट कर ली, एडजस्ट करने के बाद भी क्या कोई पैसा रह गया है, अगर हाँ तो वो दिखाया जाएगा कि बैंक से इतना पैसा मुझे मिलेगा, अगर वो एडजस्ट हो गया तो दिखाएंगे बैंक से कुछ और रिसीव होने वाला नहीं है। सरप्लस कैसे निकलेगा मेरा, सरप्लस निकलेगा कि मैम जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच गया, हाँ इतना इतना पैसा फिर भी बच गया, ये मैं कॉल मनी पे एडजस्ट करूँगी। ये कहाँ एडजस्ट करूँगी, कॉल पे। तो यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी भाई ड्यू कितने की होगी, ये भी निकाल दो फटाफट से। कॉल मनी ड्यू कैसे निकालेंगे, शेयर्स अलॉटेड इंटू में एक कॉल पे कितना है, 2 रुपीज़, ठीक है जी। 10 to 100 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 2400, ठीक है जी। उसके बाद 12,600 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 25,200। उसके बाद 7200 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 14,400। ये आ गई कॉल मनी ड्यू, ठीक है। कॉल मनी ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे, जो पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ रखा है उसको एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे। अगेन वही सेम चीज़, लोअर ऑफ कितना पैसा अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास एक्सेस, मैम इतना पैसा बचा हुआ है, इतना मुझे और ड्यू पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 6 7, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, तो यहाँ पे बेटा लोअर लेंगे, लोअर ऑफ 9 एंड 11, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई। ये क्या किया मैंने, मैम कॉल पे कितना पैसा मेरा एडजस्ट हो जाएगा, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मेरे पास एक्स्ट्रा इतना पड़ा हुआ है, पर सिर्फ इतना ही मुझे लगना है, मेरे पास 51,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे हैं,
पर सिर्फ 25,200 ही मुझे चाहिए, तो बाकी का जो होगा वो मैं क्या करवा दूंगी, वो मैं सिंपल सी चीज़ करवा दूंगी, रिफंड। सिर्फ उस रिफंड के लिए हमने इतना काम किया है। तो देखो 9 एंड 11 का लोअर क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो कॉल्स इन एडवांस कुछ भी एडजस्ट नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, दिख रहा है मैम। यहाँ पे कितना है, 51,000 मेरे पास है और 25,200 यहाँ पे है। 51,000 और 25,200, विच एवर इज लोअर, 25,200 मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी जो बच गया वो मेरा रिफंड हो जाएगा। 51,000 मेरी जेब में बचे हुए हैं, मुझे आपसे लेने कितने हैं, 25,200, तो अब 25,800 मैं आपको रिफंड कर दूंगी लेने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, 14,400 चाहिए, मेरे पास सिर्फ 5700 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो मैं आपको कहूँगी और पैसे ला के दो, तो यहाँ पे रिफंड कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे रिफंड आपका कुछ भी नहीं होगा, लोअर जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक कॉलम और बना लेना बैंक से, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम बैंक, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना पैसा मुझे रिसीव होना है, ठीक है जी। अब बैंक से कितना पैसा रिसीव होना है मैम, यहाँ का तो पूरा 20,400 पूरा का पूरा पैसा मुझे रिसीव होगा बैंक का फर्स्ट में। सेकंड में कितना, सेकंड में कुछ भी रिसीव नहीं होगा बिकॉज मैंने तो खुद ही रिफंड किया है। थर्ड वाले केस के अंदर कितना रिसीव होगा मैम, थर्ड वाले केस के अंदर 14,400 ड्यू था, 5700 रुपये एडजस्ट हो गए थे, तो जो बैंक से रिसीव होगा 14,400 माइनस 5700, 5,700 कितना आ रहा है बेटा, 8,700 मुझे बैंक से रिसीव होंगे। टोटल लगा लो बस सबका, और कुछ भी नहीं है, काम खत्म। टोटल लगाना कितना आएगा, 20,400 प्लस 8,700, 2,400 प्लस 8,700, ये कितना आएगा, 29,100। यहाँ पे भी लगा लो 25,800, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 5,700 प्लस 25,200, ये कितना है, 31,200। ये निकाल लो, 20,400 प्लस 25,200 प्लस 14,400, ये टोटल आ जाएगा आपका 60,000 का, ठीक है जी। ये टोटल आ रहा है आपका 17,100, और ये कितना आ रहा है, 51,000 प्लस 5,700, कितना आ रहा है, 56,700, ठीक है जी। बेटा मेरे को सच्ची पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, पर आप एक चीज़ समझो कि इससे मुश्किल आपको कुछ नहीं आने वाला। जिस बच्चे को ये टेबल, आई एग्री कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, पर आंसर कभी भी आपको गलत नहीं देगी। मोर और लेस सब प्रेजेंटेशन बुक के अंदर यही रहती है, बस मैंने आपको थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में करवाया है ताकि आपके पास हर चीज़, आपको कभी भी क्वेश्चन में कोई और कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, आपके पास हर चीज़ गिवन हो A to Z। अब देखो मैं आपको अगर समअप करके दूँ इन नटशेल, मैंने क्या किया, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, आपको पता है। शेयर्स कितने अप्लाई हुए, शेयर्स कितने अलॉट हुए, आपको पता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैसे निकलता है मैम, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू में एक शेयर पे कितना पैसा एप्लीकेशन पे आना था, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने थे, तो ये मेरी ये वाली वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। एप्लीकेशन पे ड्यू कितना था मैम, ये तो आया, पर आना कितना चाहिए था मैम, जितने शेयर्स में अलॉट कर रही हूँ मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट मुझे एप्लीकेशन मिलना चाहिए था, ये आ गया। फिर मैंने क्या निकाल लिया, पॉइंट नंबर 6 एक्सेस, कि भाई मैंने मांगे थे 10 रुपये, आपने 15 दिए, तो 5 रुपये मुझे एक्सेस दे दिए, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी, अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करूँगी। अलॉटमेंट ड्यू का मतलब क्या है, जितने शेयर्स अलॉट है मल्टीप्लाई बाय अमाउंट टू बी रिसीव्ड पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अलॉटमेंट को एडजस्ट करूँगी, सीधी सी बात है, जो मेरे पास एक्सेस पैसा बचा हुआ है और जो मुझे अलॉटमेंट पे पैसा मिलना चाहिए था, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मैं एडजस्ट करूँगी। तो लोअर ऑफ 6 एंड 7 मैम, 33,900 एक्स्ट्रा रखे थे आपके पास, पर आपको मिलने चाहिए थे 51,000, तो आप एडजस्ट कितने करोगे, 33,900 ही तो एडजस्ट करूँगी। मैम आपके पास एक्स्ट्रा रखे थे 1,14,000, पर आपको चाहिए तो सिर्फ 63,000, तो आप एडजस्ट कितने करोगे, 63,000, 1,14 एडजस्ट थोड़ी कर लूँगी मैं उस चीज़ से, तो वो चीज़ है लोअर वाला केस। लोअर वाला केस समझ में आ गया। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 9 के अंदर आपका निकालते हो सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट का मतलब क्या है, जितना पैसा एक्सेस में बचा हुआ था माइनस जितना पैसा मेरा एडजस्ट हो गया, क्या फिर भी कुछ रह गया मेरे पास। आप मेरे पास मैं ये देख रही हूँ कि इतना पैसा एक्स्ट्रा था, इतना मैंने एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच गया, अगर बाद में कुछ बच गया तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी, ये पैसा बाद में भी बच गया, ठीक है। मैम जो पैसा बाद में नहीं बचा, इसका मतलब क्या मुझे बैंक से मिलना चाहिए, बिल्कुल मैम, ये 17,100 मुझे बैंक से मिलने चाहिए। कैसे, 51,000 मिलने चाहिए थे, 33,900 मिले हैं, तो बैलेंसिंग जो है वो 17,100 मुझे बैंक से मिलने चाहिए। यहाँ तक कहानी खत्म। अब करते हैं कॉल मनी को ड्यू। ये मैंने अपनी कॉल मनी ड्यू कर दी, कैसे निकला, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट टू बी रिसीव पर शेयर ऑन कॉल मनी, दैट इज ₹2 पर शेयर।
कॉल मनी ड्यू कर दी। अब मैम जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ये जो पैसा एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या उसको मैं एडजस्ट कर लो, कैसे निकलेगा? 9 और 11 का लोअर। ठीक है जी, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं पैसा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो एडजस्ट भी कुछ नहीं होगा। ये ऐसा मत समझना इसको, 20,400 और जीरो विच एवर इज लोअर जीरो, तो एक तरीके से जीरो ही है, आप समझ रहे हो, जीरो ही आया। अब यहाँ पे दिस और दिस विच एवर इज लोअर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, तो इतना पैसा मैंने एडजस्ट कर लिया। क्या मैम इसके बाद भी कुछ बच गया? ऑफ कोर्स इसके बाद बच गया, उसको मैं क्या कर दूंगी, रिफंड कर दूंगी। उसको मैं क्या कर दूंगी, रिफंड कर दूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास रिफंड की अमाउंट होनी चाहिए, बिकॉज इनिशियल लेवल पे आप इस चीज़ को दिखाते हो, तो ये वर्किंग नोट तो आपका आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। रिफंड मैंने निकाला कैसे? रिफंड कैसे निकाला बेटा, देखो ये एक तरीके से आप समझना, ये जो 9 है, 9 समझ रहे हो, और जितना पैसा मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, 12, ये मैंने रिफंड के तरीके से निकाल लिया। ठीक है, ये कैसे निकला है देखो ना मैम, 51,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, एडजस्ट मेरे इतने हुए, 51,000 रुपये मेरे पास थे, एडजस्ट मेरे इतने हुए, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बच गया वो मैंने रिफंड कर दिया। ठीक है जी मैम, इतने थे, इतने मुझे और चाहिए थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, तो मैंने कुछ भी रिफंड नहीं किया, कुछ भी रिफंड नहीं किया। डन है जी, ओके है। बस रिफंड निकालने के बाद मैंने लास्ट निकाल लिया कि कितना पैसा मुझे कॉल मनी पे बैंक से मिलना था। 20,400 ड्यू थे, कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था, तो 20,400 मिलने चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने एडजस्ट कर लिया और रिफंड भी कर दी, यहाँ पे कुछ नहीं है। 14,400 चाहिए थे, 5700 रुपये बचे हुए थे, तो जो रिमेनिंग था 8,700 वो मुझे बैंक से मिलेंगे। ये मैं बैंक से क्यों दिखा रही हूँ इतने मिलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली साफ साफ बता रखा है कि जब जब जो जो अमाउंट आपको अलॉटमेंट और कॉल मनी पे चाहिए थी वो आपको मिली है, किसी भी पर्सन ने डिफॉल्ट नहीं किया है। अब आपका होमवर्क का पार्ट क्या है, आपको बेटा जर्नल एंट्रीज करके आनी है। मैं आपको हेल्प करूंगी जर्नल एंट्रीज को बाइफिकेट करने में कि कौन सी एंट्री आपकी सिर्फ जर्नल में जाएगी और कौन सी एंट्री आपकी कैश बुक के अंदर जाएगी। तो इतना काम करके आना प्लीज़, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ये वर्किंग नोट के बेसिस के ऊपर मैं क्या एंट्रीज फॉर्म करके करेक्ट आंसर निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा। तो ये आपका काम है, इसको करे बिना नेक्स्ट क्लास पे आपको लेक्चर नहीं देखना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपको क्या समझ में आ गई ये चीज़ें और आपके जो एक्यूरेट आंसर है बिल्कुल आ रहे हैं या फिर कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी कैश बुक और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पर अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की बात करूँ तो बेटा आप एक चीज़ ये समझना कि इससे मुश्किल इशू के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये जो आप कर रहे हो ना, एक तरीके का आपका ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है कि इसके अलावा इससे मुश्किल कुछ नहीं बनेगा। फिर हम अपने कंसेप्ट दो रह गए हैं उनको टेकअप कर लेंगे, विच इज़ 4 फीचर एंड अगेन इज री इशू। इन दोनों को टेकअप करके फिर जो हमारे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो मेरे पेपर में बन के आता है वो करेंगे और अपने कुछ PYQ के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक यहाँ तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, डन।